नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य और देश की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हम रोज सुबह आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में मसूर का एक विशेष स्थान है, जिसकी खेती बहुत से किसान भाइयों ने कर रखी है, जो कि इस समय फूल और फलियां बनने की अवस्था पर है, जिसमें इस समय कुछ कार्यों को करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं जिला भोपाल के विषय विशेषज्ञ सुनील पाटीदार से। आज हम जो बात करने वाले हैं वो मसूर की खेती के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी वर्तमान परिदृश्य में हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी क्षेत्रफल में किसानों भाइयों ने मसूर की फसल को लगाया है। तो उसके बारे में कुछ उत्पादन को बढ़ाने के संबंधित में जो अभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे सिंचाई, कीट और रोग प्रबंधन, इनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं आपसे। सबसे पहले हम बात करें कि अगर हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक होता है कि हम सिंचाई या इरिगेशन जो है बिल्कुल समय पर दें। इसके लिए क्या होता है कि जो मसूर की फसल है उसके लिए जो हम सिंचाई करते हैं, अभी कहीं कहीं पे जो फसल है हमारी वो फूल वाली अवस्था पे है और कहीं कहीं पे जो फसल है वो फलियां बनने की अवस्था में भी आ चुकी है। तो फूल वाली अवस्था में हमें इरिगेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब फलियां बनती है उस टाइम हमें एक हल्की सिंचाई करने की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें कि जो इस सिंचाई हम करते हैं हमें हल्की सिंचाई करना है, पानी को भरना नहीं है। हल्की सिंचाई के लिए हम जो हमारे स्प्रिंकलर मेथड होती है, जिसे हम फव्वारा सिंचाई कहते हैं, उसके द्वारा हमें एक हल्की सिंचाई करना होती है। इसके साथ ही सिंचाई करने से क्या होगा, हमारा उत्पादन अच्छा होगा, जो हमारे दाने हैं वो अच्छे दाने बड़े हो जाएंगे, साथ ही साथ इसमें हमें चमकदार दाने भी प्राप्त होंगे। किसान भाइयों, मसूर की फसल को माहू कीट और इल्लियों के द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप कैसे करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन के बाद अभी दूसरी हम बात करते हैं, हमारे कीट के बारे में बात करते हैं। मसूर की फसल में जो मुख्यतः कीट होता है वो माहो होता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नुकसान खेत में देखा जाता है, क्योंकि ये एक रस चूसक कीट होता है जो हमारी कोमल पत्तियों को, टहनियों से और यहाँ तक कि फूलों से भी रस चूसता है, जिससे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। फसल जो है हमारी कमज़ोर नज़र आती है, इससे कमज़ोर हो जाती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए जब हम बात करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में उपज में हानि होती है, तो इसके नियंत्रण के लिए प्रारंभिक अवस्था में जो होते हैं हम पीले चिपचिपे प्रपंच का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उसमें चिपक कर कुछ हद तक हमें इससे नियंत्रण मिल जाता है। इसके बाद किसान भाइयों, जब हम आगे इसकी बात करते हैं तो बायोलॉजिकल नियंत्रण की या जैविक नियंत्रण की भी हम इसमें बात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें नीम ऑयल जो होता है, नीम ऑयल का हमें उपयोग करना चाहिए। 5 ml प्रति लीटर पानी में नीम ऑयल हमें मिलाकर इसका स्प्रे करना चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक इस कीट का हम नियंत्रण कर सकते हैं। जब कीट अधिक मात्रा में हो जाता है किसान भाइयों, तो फिर हमें इसका रासायनिक नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसान भाइयों हम इमिडाक्लोरोपिड जो 17.8 SL के संरूपण में आती है, 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से हम इसका मिलाकर इसका स्प्रे करते हैं, या फिर 5 ml प्रति पंप के हिसाब से मिलाकर हम इसका स्प्रे करते हैं, जो इसका कारगर नियंत्रण सिद्ध होगा। एक दूसरा महत्वपूर्ण कीट जो इसके अंदर आता है वो फली छेदक कीट होता है। फली छेदक कीट जो होता है मेनली ये क्या करता है, फूल को भी खाता है। इसकी इल्ली जो फूल को खाती है और फलियों को खाती है, और जब ये थोड़ा कीट बड़ी हो जाता है या फसल बड़ी हो जाती है तो उस टाइम दानों को भी ये खाकर हमें बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाती है, जिससे उत्पादन में कमी हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों हम शुरुआती अवस्था में जो होता है हमारे खेत में फेरामोन ट्रैप का उपयोग भी हम कर सकते हैं, फेरामोन जाल जिन्हें हम कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो नर और मादा नर जो कीट होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे इनकी मात्रा, इनकी संख्या में कमी हो जाती है। तो ये भी कुछ हद तक इससे नियंत्रण हम कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, रात्रि के समय में हम प्रकाश प्रपंच का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे कीट आकर्षित होते हैं बल्ब की तरफ और उसमें गिरकर मर जाते हैं। तो इससे भी कुछ मात्रा में उनकी संख्या कम होती है किसान भाइयों। जब इसकी मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसके लिए हमें जो रासायनिक कीट नियंत्रण है, उसके लिए हमें इंडोक्सोकार्ब नाम की एक दवा आती है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका हमें छिड़काव करना चाहिए किसान भाइयों, उकठा मसूर की फसल का सबसे हानिकारक रोग है, इसीलिए आप इसकी पहचान करके नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं,
इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। कीट नियंत्रण के बाद हम बात करते हैं इसके अंदर रोग प्रबंधन की। जो रोग प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो ये एक दलहनी फसल है और दलहनी फसल में मेनली मृदा में एक फ्यूजेरियम नाम का विल्ट जो है वो उपस्थित होता है, जो सभी दलहनी फसलों में उकटा रोग जो होता है इससे ग्रसित उकटा रोग से ग्रसित हो जाती है फसल इस फ्यूजेरियम विल्ट के कारण। तो इस रोग से प्रभावित पौधे जो होता है वो हमें फसल जो खेत होता है हमारा उसके अंदर हमें टुकड़ों टुकड़ों में सूखे हुए जो कुछ पेज हमें दिखाई देते हैं, सूखे पेज दिखाई देते हैं। जब हम उस पौधे को उखाड़ के देखते हैं तो उसकी जड़ों में हमें सफ़ेद कलर की फफूंद दिखाई देती है। इस जो ये पेज हमें जहाँ जहाँ दिखाई देते हैं इसके नियंत्रण के लिए हमें उन पेज को उखाड़ देना चाहिए, ऐसे पौधों को उखाड़ देना चाहिए। उसके फिर नियंत्रण के लिए हमें वहाँ पे कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर उस जगह पे हमें ड्रेंचिंग करना चाहिए। ड्रेंचिंग मतलब कि उस स्प्रे से हमें मिट्टी को वहाँ पे तर कर देना चाहिए, जिससे इस रोग का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है। पूरे खेत में अगर ये रोग फैला हुआ है तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों हमें उस खेत में 2 से 3 वर्ष तक कोई भी दलहनी फसल को नहीं लगाना चाहिए। इसके साथ ही किसान भाइयों हम बीज उपचार भी कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए हमें मेनली कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से हम इसका उपचार करते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों इस रोग के लिए हम कुछ रोग रोधी जातियाँ भी होती है, जैसे जवार लेंटिल 3 होता है, पंत मसूर 5 होता है। ऐसी कुछ उन्नतशील जातियों का उपयोग भी हम कर सकते हैं जिसमें ये रोग कम मात्रा में आता है या इसके लिए प्रतिरोधी होते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। तिलहनी फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने अलसी की फसल उगाई है उससे अधिक उत्पादन तभी मिलेगा जब आप फसल में किसे जाने वाले आवश्यक कार्यों को सही समय पर करेंगे। तो अलसी की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट के डॉक्टर SB अग्रवाल। किसान भाइयों, अभी जिन क्षेत्रों में जहां सिंचित क्षेत्र नहीं है, जहां पर जल्दी से अलसी की बोनी कर दी गई है और फसल में जहां बोनियां आ गई हैं, यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक अच्छी किस्म से बीज तैयार करने के लिए अलसी में 2 समस्याएं, एक पहला नंबर ये कि अवांछित पौधे और दूसरे खरपतवारों की संख्या। और वो खरपतवार का बीज यदि अलसी के साथ मिले हुए होते हैं तो वो आगे चलकर जहाँ भी बोए जाते हैं और वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाते हैं। इसको नियंत्रण करने का ये भी तरीका हो सकता है कि उसको काट कर उसको दूर रखना है तो काट कर अलग कर दें और जानवरों को खिला सकते हैं, नहीं है तो जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर दबा दें। अलसी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। तो आप कैसे करें सिंचाई प्रबंधन, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। ऐसी अवस्था में जहाँ पर उतेरा किया है या जहाँ पर शुद्ध तौर से अलसी लगाई गई है, जिन किसान भाइयों के पास यदि एक पानी की व्यवस्था है तो बोड़ियाँ यानी जो फल बनाए हैं उस समय एक हल्की सिंचाई कर दें तो निश्चित तौर से दाने और पौधे दोनों ही तंदुरुस्त होंगे। पौधा तंदुरुस्त होगा तो निश्चित तौर से दाना भी अच्छा बनेगा, दाने का आकार अच्छा होगा, दाने का वजन अच्छा होगा और उत्पादन भी हमें अच्छा मिलेगा। एक सिंचाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस अवस्था में वहाँ पानी की कमी होने से दाने का आकार छोटा रह जाता है, सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और दाने में वजन नहीं बन पाता, तेल का प्रतिशत कम हो जाता है। ऐसी अवस्था में एक सिंचाई करने से हमें निश्चित तौर से उत्पादन में इजाफा होगा। किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन के बाद अब बात आती है कीट और रोग नियंत्रण की। तो आप कैसे करें कीट और रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। तो अगर जो किसान ऐसा देखते हैं कि उनकी बोड़ियाँ या जो ऊपर बड़ बन गई है उसमें अगर छेद करके किसी तरीके की इल्ली का या कीड़े का प्रकोप दिखाई देता है, या तो छेद करके उसके दाने का रस पी जाती है, खा लेती है, या फिर उसको नुकसान पहुंचाती है, ऐसी स्थिति में उनको नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। मेटासिस्टॉक्स एक दवा है, उसका उपयोग कर सकते हैं। क्लोरोपायरीफॉस है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये दवाएं ऐसी हैं जो कि नियंत्रण के साथ साथ वो उसमें आने की भी संख्या को कम करेगी, जिससे वहाँ किसी भी प्रकार के दूसरे कीट वहाँ नहीं आ पाएंगे और फसल को नुकसान कम से कम मात्रा में हो पाएगा। जहाँ बोड़ियाँ आ गई हैं यानी फूल निकलने के बाद उसके अंदर दाना बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है,
ऐसी स्थिति में इसमें दो तरीके की समस्याएं आती है। एक रस्ट आता है, पत्तियों पर लाल रंग दिखाई देता है या किसी तरीके के काले धब्बे दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होता है। नियंत्रण के लिए जहां रस्ट, जिसको लाल धब्बा है, काला रस्ट है, उसका नियंत्रण सबसे अच्छा तरीका होता है जैसे सल्फेक्स आता है, और उसका अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो इस तरीके की बीमारी का काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है और फसल सुरक्षित हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी ये पाउडरी मिल्ड्यू का जहां प्रकोप देखा जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग कवक से होने वाला रोग है। इसके कारण पौधों की शाखाओं के सिरों पर भूरा या सफेद आटे जैसा पाउडर दिखाई देता है। रोगी पौधों की पत्तियां गिरने लगती और दाने सिकुड़ जाते हैं। तो आप कैसे करें इस रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। तो इसमें दो चीज़ हैं। पहला नंबर जो कि गंधक युक्त जो भी फफूंदनाशक है उसका उपयोग करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है तो मैंकोजेब, इसका उपयोग हमें स्प्रे के रूप में करें। इसकी प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम से 3 ग्राम भी अगर हम इसका घोल बनाकर स्प्रे करते हैं तो ये निश्चित तौर से नियंत्रित हो सकती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरिहरपुर, जिला अंबिकापुर के कृषक मुखिया रागी ने। यह बकरियों के संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुखिया रागी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको बकरे बकरियों के संतुलित आहार पोषण के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वर्ष में 3 मौसम जो होते हैं उस मौसम के हिसाब से इनका खान पान भी जो है बदलता है। लेकिन बकरी और बकरे सामान्य तौर पर एक दिन में 6 से 8 घंटे जंगल की चराई के लिए हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं। चराई से फ़ायदा ये होता है कि जंगल में विभिन्न तरह की वनस्पति पत्तियां होती हैं। कुछ वनों के वृक्ष होते हैं जिनकी पत्तियां इनके आहार पोषण में काम आती हैं। अगर हमारे पशुपालक भाई इस तरह से सुबह 8 बजे से लेकर के अगर 4 बजे तक चराई करते हैं तो कम से कम 4 से 6 घंटे की चराई उनको पर्याप्त रूप से मिल जाती है। फ़ायदा ये पशुपालकों को ये होता है, अगर मान लीजिए उनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, तो उनके लिए ये हरे चारे के ऊपर जो खिलाई पिलाई के ऊपर जो व्यय होता है वो बच जाता है। इसके अलावा हमें साथ में अगर मान लीजिए आपके पास कुछ खेत हैं तो आप मौसम के अनुसार रबी मौसम में बरसीम और सरसों लगा लीजिए। फरवरी मार्च के आसपास आप एमपी चेरी जो है उसकी फसल लगा लीजिए लोबिया के साथ। तो इस तरह से क्या होगा कि आप वर्ष भर जो है चारे की उपलब्धता भी बनी रहेगी। तो जैसे मान लो बकरी चर के आई, उसके पश्चात थोड़ा जो है रात्रिकालीन समय में आप चने का भूसा, राहर का भूसा या बटरी का भूसा हरे चारे में मिला के रात्रि के समय उन्हें दे दें। 1 किलो जो है सूखा चारे की उनको ज़रूरत पड़ती है। ये तो मैंने आपको बताया कि हरे चारे की और सूखे चारे के बारे में। किसान भाइयों, बकरी पालन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इनका संतुलित आहार प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए जान लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनको खिलाई पिलाई के लिए हम जो दाना मिश्रण बनाते हैं तो सामान्य तौर पे 3 माह तक का जो बकरी का बच्चा होता है उसको जो है वह दूध पर निर्भर होता है
उसको किसी प्रकार के दाने मिश्रण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन 3 माह के बाद इनको जो होता है 50 से 100 ग्राम दाना मिश्रण देना होता है। 6 माह की अवधि के बाद इनको जो है 150 ग्राम दाना मिश्रण देना होता है। और 1 से 1.5 वर्ष की जो बकरी होगी जो गाभिन नहीं है उसको कम से कम 200 से 250 ग्राम दाना मिश्रण देना आवश्यक होता है। अब मान लीजिए कोई बकरी गर्भित हो गई है तो हमको क्या है, जैसे इनका गर्भकाल होता है 5 माह 5 दिन का, तो हमको कम से कम 4.5 माह के पश्चात अतिरिक्त दाना मिश्रण यानी 50 ग्राम दाना मिश्रण हमको अतिरिक्त प्रतिदिन देना होगा। तो इस तरह से अतिरिक्त दाना मिश्रण देने से क्या होगा, एक तो गर्भित बकरी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ में जो भ्रूण पेट में पल रहा है उसके विकास में भी उसको पूर्ण रूप से पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। जब बकरी ब्याह जाती है 5 माह 5 दिन के पश्चात, तो उसको जो है 250 ग्राम दाना मिश्रण तो सामान्यतः शरीर भार को बनाए रखने के लिए आपने दे दिया। फिर दूध जो है 2.5 किलो दूध के ऊपर एक जो है 50 ग्राम दाना मिश्रण बढ़ाते आप चले जाओ, क्योंकि हरी पत्तियां आप दे रहे हो। जब हरी पत्तियां नहीं होती तब दाना मिश्रण अधिक देना होता है। तो इस तरह से आपका दाना मिश्रण 250 से 300 ग्राम के बीच में बकरी के लिए दूध के लिए पर्याप्त होता है। किसान भाइयों, बकरियों के लिए संतुलित दाना मिश्रण तैयार करने के लिए कौन कौन से अवयवों की आवश्यकता होती है, इसकी समस्त जानकारी कुछ इस प्रकार से है। अब सामान्य तौर पे बकरी पालकों के दिमाग में ये बात आएगी कि साहब आप दाना मिश्रण की बात तो कर रहे हैं, दाना मिश्रण के लेकिन घटक कौन से होंगे, दाना मिश्रण बनाएंगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, मतलब 100 किलो अगर दाना बनाएंगे तो 30 किलो मक्का का या ज्वार का या बाजरे का दलिया जो है दाना मिश्रण में उपयोग में लाना है। 35 भाग जो है इसमें खल का उपयोग करते हैं। खल में जैसे मान लीजिए आपकी मूंगफली की खली है या सोयाबीन की खली है या महुआ की खली है। इसके पश्चात आता है चुनी। चुनी आमतौर पे अगर आपके क्षेत्र में चना अगर उगाया जा रहा है या राहर उगाई जा रही है तो ये 100 किलो में 20 किलो आपको उपयोग में लाना है, मतलब 20 भाग। फिर आता है गेहूं का चोकर या चापड़, तो इसको 10 से 15 भाग तक उपयोग में ला सकते हैं। तो हमको 2 किलो खनिज लवण इस्तेमाल में करना है और 1 किलो जो है नमक। इस तरह से आप दाने मिश्रण को स्थानीय स्तर पर घर पे तैयार कर सकते हैं। जो जल ग्रहण करती है बकरी, उसका स्रोत जो हो वो जो जल हो वो स्वच्छ और साफ होना चाहिए। कि जो बाड़े में आपके आवास गृह हैं, बाड़े में पानी पीने की नांद है, उनको हर 15 दिन में चूने से पुताई अवश्य करें, उसमें काई आदि ना लगे। इस तरह से अगर हमारे बकरी पालक भाई अगर बकरियों का संतुलित आहार पोषण करेंगे तो बकरियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों की मुख्य झलकियां। अच्छे लाभ के लिए कैसे करें गर्मी में मूंग की खेती। अच्छे उत्पादन के लिए मेथी की फसल में करें जरूरी कार्य। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com।
इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।